मरकजी वुज़रा काउंसिल की आज मीटिंग है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मीटिंग की सदारत करने वाले हैं। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में कोरोना, नए ओमाइक्रॉन की सूरत हाल पर बातचीत होगी। ख्याल रहे कि मुल्क में ओमाइक्रॉन के 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कई रियासतों में वबा के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं। ओमाइक्रॉन के मामले मुल्क की 21 रियासतों में रोशनी में आ चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत दीगर रियासतों में बंदिशें नाफिज कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। दिल्ली में हालिया दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है, जो तशवीश का बाइस है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फैलाव को रोकने के लिए बंदिशें आयद कर दी है। नाइट कर्फ्यू जारी है। यूरोप कोरोना की तीसरी लहर की जद में है। फ्रांस, बर्तानिया, इटली, यूनान और पुर्तगाल में कोरोना के नए मामलों में बेपनाह इजाफा हुआ है। फ्रांस इन दिनों कोरोना का मरकज है। वहां यौमिया रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में फ्रांस में 1,79,807 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना मुतासरीन की फ्रांस में एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। शनिचर के रोज फ्रांस में 1,04,000 मामले दर्ज किए गए थे। उधर बर्तानिया में एक दिन में 1,29,471 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूनान, इटली और पुर्तगाल में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। कन्नौज वाक़े पीयूष जैन के घर छापामार कार्रवाई जारी है। अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। गुज़िश्ता रात से जारी छापामारी में 19 करोड़ रुपए और ढेर सारा सोना बरामद हुआ है। पीयूष जैन के अलावा 2 दीगर कारोबारियों के घर भी छापामार कार्रवाई हुई है। जीएसटी की टीम इस छापे में शामिल है। अब तक की बरामद की गई 200 करोड़ से ज्यादा की रकम पर सीएम योगी और पीएम मोदी ने सीधा निशाना अखिलेश पर साधा है और उसे बड़ी बदनुमानी से ताबीर किया है। कन्नौज से हमारे नुमाइंदे लोकेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, कार्रवाई अभी जारी है और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ मजीद तफसीलात मिल पाई है? देखिए, आपको लेटेस्ट खबर बता दें कि कार्रवाई जो है अब कन्नौज में समाप्त हो चुकी है और डीजीजीआई की जो टीम है वो कन्नौज से अब रवाना हो गई है। डीजीजीआई की टीम के जो डायरेक्टर एडिशनल है उन्होंने बताया है कि 19 करोड़ कैश और 23 किलो सोना इनके घर से, यहाँ कन्नौज वाले घर से मिला है। कैश जो था वो एसबीआई बैंक की चेस्ट में जमा करा दिया गया है और जो सोना है वो सोने को डीआरआई लखनऊ की टीम अपने साथ लेकर गई है। सोने में भी ये पड़ताल करना है कि यह कितना पुराना सोना है और कहां से लिया गया था। इसके लिए डीआरआई की टीम उस सोने को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। जी लोकेश, वहीं इस मामले के तार जो है अखिलेश यादव से जोड़े जा रहे हैं। नहीं, इस में सपा का कोई कनेक्शन अभी तक नहीं सामने आया है जी। और जो इत्र बनाने की बात कही गई थी कि सपा ने जो इत्र लॉन्च किया था वो यही कारोबारी था, लेकिन जो वो कारोबारी है उनका नाम है पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन और इनका नाम पीयूष जैन है। तो शायद कोई नाम में कंफ्यूजन रहा होगा, इस वजह से इस तरीके की राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इनका कोई कनेक्शन, राजनीतिक कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। लोकेश, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा के हसनपुर वाक़े सुखदेव इंटर कॉलेज के मैदान में करेंगे अवाम से खिताब। सीएम योगी आज 4 अजला को बड़ी सौगात देंगे। लखनऊ में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान नए स्कूलों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। साथ ही फर्रुखाबाद में 196 करोड़ की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। फर्रुखाबाद में सीएम योगी अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। इसके बाद करीब 2:30 बजे अमरोहा में करोड़ों की स्कीमों का संग बुनियाद रखेंगे। बाद में गोरखपुर में शाम 5 बजे 500 करोड़ की स्कीमों का तोहफा देंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत खवातीन को लेकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वहीं यह हुकूमत मुल्क में फसाद करवाना चाहती है, क्योंकि धर्म संसद के मंच में जिस तरह के बयान दिए गए उसके बाद साफ तौर से कहा जा सकता है कि बगैर पसपनाही के धर्म संसद के मंच से इस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते हैं।
असल मुद्दों पर बात नहीं की। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री अभी इतनी तकरीरें की, कहीं महंगाई पे एक लफ्ज़ बोले? जेपी नड्डा जी ने महंगाई के बारे में कुछ बोला? औरतों के बारे में बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। और जिस तरह से ध्रुवीकरण कर रहे हैं, कम्युनलिज्म फैलाने का काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि देश के माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश करें, उसको भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर कर रहे हैं। धर्म संसद में क्या हुआ, आप क्या समझ रहे हैं? ये धर्म संसद बगैर सरकार की मर्जी के हो रहा है क्या? जिस तरह के बयान अभी तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह का बयान दिया है, उसका देश में तो जो असर होना है वो तो होना है, लेकिन भारत की छवि पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर कितनी खराब हो सकती है इस तरह के बयानों से। उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने बयान तो वापस ले लिया, लेकिन एक बार ये भी कहना चाहिए कि मैं शर्मिंदा हूं। अकबर इलाहाबादी, जो अपनी हयात में हाकिमों, लीडरों और मजहबी रहनुमाओं से कभी डरे नहीं, न मरऊब हुए, हमेशा उनकी खबर ली और जो दिल में आई वो कहते रहे। मगरिबी तहजीब को भी अपनी शायरी में निशाना बनाया, लेकिन दुनिया से रुखसत हो जाने के एक सदी बाद हुकूमत के निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश में शहरों का नाम बदलने के बाद अब शौरा और उद्बा के नामों को तब्दील किया जा रहा है। यूपी महकमे तालीम की ऑफिशियल वेबसाइट से कम यही जाहिर हो रहा है। UPHESC की वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी अब अकबर प्रयागराजी हो गए हैं। इस फहरिस्त में तेग इलाहाबादी और रशीद इलाहाबादी के नाम भी हैं। उनके नए नाम तेग प्रयागराजी और रशीद प्रयागराजी हैं। उर्दू शायरों के नामों के साथ खिलवाड़ किए जाने पर अदबी हलकों में नाराजगी पाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्यों ऐसा है कि इस तरह से नाम बदले जा रहे हैं, नामों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? मुश्ताक मुनज़्ज़र, सबसे पहले मैं ये बता दूं, तकरीबन 2.5 बरस पहले जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया, तो उसके बाद इलाहाबाद से वाबस्ता जुड़ी हुई चीजें, जिसके आगे इलाहाबाद लगा था या इलाहाबादी लगा था, उसको भी बदलने की एक कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की कोशिश की गई। इसी सिलसिले में इलाहाबाद म्यूजियम का नाम बदलने की कोशिश की गई। इसी सिलसिले में वो इदारे जिनके नाम के आगे इलाहाबाद लगे हुए थे, उनको भी बदलने की कोशिश की गई। जो ताज़ा कोशिश हुई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हुई है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, उसकी वेबसाइट है, और उसकी वेबसाइट में एक कॉलम है जिसमें अबाउट अस है। जाहिर है कि कोई भी वेबसाइट होती है तो अपना तारुफ देती है। अबाउट अस के पेज पर इलाहाबाद का तारुफ है और इलाहाबाद के हिंदी कवियों के नाम हैं। एक तो पहली गलती ये हुई कि उसमें हिंदी साहित्य का जिक्र हो रहा है, और हिंदी साहित्य के जिक्र में वो उर्दू शायरों का जिक्र किया गया, और वो इलाहाबाद के शायर जिनके नाम के आगे इलाहाबाद लगा हुआ था, उनके नाम के आगे प्रयागराजी लिख दिया गया। इस सिलसिले में मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी के नाम अकबर प्रयागराजी हो गया। तेग इलाहाबादी बहुत मशहूर शायर जो बाद में पाकिस्तान में जाकर मुस्तफ़ा ज़ैदी हो गए, उनके नाम के आगे तेग प्रयागराजी हो गया। राशिद इलाहाबादी जो इलाहाबाद के एक बहुत बड़ा इल्मी नाम है, शायर हैं, उनका मजमुआ भी छाया हो चुका है, उनके नाम के आगे राशिद प्रयागराजी हो गया है। तो इस तरह से इनके नामों के साथ खिलवाड़ किया गया है और एक तरह से इनकी शिनाख्त मस्त करने की कोशिश की गई है, मिटाने की कोशिश की गई है। जाहिर है ये बहुत बड़ी गलती है, और जो नाम बदलने का एक तरह से एक रविश चल पड़ी है कि नाम बदल दिया जाए, तो ये मशहूर और ज़ीन शायर भी इनकी जद में है कि इनके नाम बदल दिया जाए। जी मुश्ताक आमिर, अदबी हलकों में कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जाहिर है उर्दू हलके में और हिंदी हलके में दोनों तरफ के शायरों और कवियों ने बहुत सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। यश मालवी यहाँ के बहुत मशहूर कवि हैं, उन्होंने भी इस पर नाराजगी का इजहार किया है। राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ के बहुत मशहूर हिंदी के नाक़िद हैं, उन्होंने इस पर नाराजगी का इजहार किया है। और इलाहाबाद में प्रोफेसर अली अहमद फातमी जो इलाहाबाद के बहुत बड़े और तरक्की पसंद शायर हैं,
वो नाकिद हैं, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। तो हिंदी और उर्दू हल्के की तरफ से इस पर नाराजगी जाहिर की गई है कि इतने बड़े बड़े नाम, इलाहाबाद में इतने बड़े बड़े शायर हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, तेग इलाहाबादी हैं, राज इलाहाबादी हैं, अतीक इलाहाबादी हैं, असलम इलाहाबादी हैं, राशिद इलाहाबादी हैं। ये वो शायर हैं जिनकी वजह से इलाहाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। उर्दू अदब में इनके हवाले दिए जाते हैं, खासतौर से तेग इलाहाबादी और अकबर इलाहाबादी को। तो इस तरह से इनके नाम का बदल जाना और बदलने की कोशिश करना, ये एक तरह की ऐसी हरकत बताई जा रही है कि उर्दू और हिंदी तक का जो अदबी हल्का है वो किसी तरह भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और ये कह रहा है कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, मुश्ताक आमिर, बेहद शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली में उर्दू टीचरों की बहाली के दौरान उर्दू की ज़बूहाली का पता चलता है। DSSB के जरिए उर्दू टीचरों की मुस्तकिल बहाली के दौरान सिर्फ 177 उम्मीदवार ही कामयाब हो सके। 917 असामियां खाली थीं, जिसमें सिर्फ 177 कामयाब हो सके। मर्दों के जुमरे में 346 सीटों के लिए 835 उम्मीदवार इम्तिहान में बैठे, लेकिन सिर्फ 120 कामयाब हो सके, जबकि खवातीन के जुमरे में 571 असामियों के 687 उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए, जिसमें सिर्फ 57 ही कामयाब हो सके। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, लगातार न्यूज़ 18 उर्दू इस मुद्दे को उठाता आ रहा है कि आखिर उर्दू टीचरों के हालात कब बदलेंगे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है ये बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि शुरू में जिस तरह से तफसीलात सामने आई थी उसमें ये था कि 2000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जो इस इम्तिहान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 1200-1300 के करीब उम्मीदवार ही शामिल हुए और उसमें भी सिर्फ 977 वैकेंसियां हैं, उस पर 177 उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। जाहिर सी बात है, अभी टेट और दूसरे जो कागजात की छानबीन होगी उससे ही बहुत कम उम्मीदवार ज्वाइन कर पाएंगे। इस तरह 700 से ज्यादा जो वैकेंसियां हैं वो खाली रह जाएंगी। लेकिन इसमें अहम पहलू ये है कि इस तरीके से इलेक्शन की प्रोसेस है उसमें उर्दू के साथ फिलहाल इस मामले में कोई रिलैक्सेशन नहीं है और ये वैकेंसियां तकरीबन 5 साल के बाद आई थी। तो ये बड़ा मसला है कि उर्दू के साथ वैकेंसियां जो आती हैं उनको 5 साल लग जाते हैं। अगर मुसलसल आती रहे तो उम्मीदवारों की दिलचस्पी बनी रहेगी। और सबसे भी तशवीशनाक बात यह है कि 571 वैकेंसियां फीमेल कैटेगरी की थी, उसमें से सिर्फ 57 का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि मेल कैटेगरी में जो 346 वैकेंसियां थी उसमें 130 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तशवीशनाक सूरत हाल है। अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरीके से 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का जिसमें जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार होते हैं उनको 40 नंबर लाने होते हैं और ओबीसी को 35, और जबकि जो एससी और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 30 नंबर उनको लाने होते हैं। और उसके बाद फिर मेन पेपर होता है जो सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो फिर दोनों पेपर को मिला करके एक मेरिट बनाई जाती है। तो मुतालबा किया जा रहा है कि जो पहला जो पेपर है उसमें जो उम्मीदवारों के लिए कामयाब होना जरूरी करार दिया गया है, तो अब दोनों को मिला करके एक मेरिट बनाया जाए जिससे इस मसले का हल निकाला जाए। क्योंकि अगर उर्दू के लिए टीचर नहीं मिल रहे हैं तो बच्चों के साथ क्या होगा, ये एक अहम मसला है। बिल्कुल, टीचरों के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल की भी बात आती है। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, पीएम मोदी और सीएम योगी और बीजेपी के काफिले पर पथराव का मामला। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तुलबा यूनियन अराकीन की पहचान हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। कानपुर के नौसबत्ता थाना इलाके में एहतजाज के दौरान ये पूरा मामला पेश आया है। तो कानपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी काफिले पर पथराव हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तुलबा यूनियन अराकीन की पहचान हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। नौबस्ता थाना क्षेत्र की एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन के नाम पे बहुत अभद्र व्यवहार किया गया और एक गाड़ी और कुछ अन्य वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। ये किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है
राजनीतिक प्रदर्शन के नाम पे कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इन सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है और इनके लिए दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारी की जाएगी इन सभी अपराधियों की और कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। ये चुनाव का माहौल इस समय विकसित हो रहा है और सभी लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हों। इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनका कोई स्थान नहीं है और उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर इस वक्त की हापुड़ से आपको बता दें, साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह के मुजस्मे पर बीजेपी का झंडा, मुजस्मे के मुंह पर लपेटा गया बीजेपी का झंडा। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के अराकीन में गम, गुस्सा और नाराजगी पाई जा रही है। काफी अहम खबर हापुड़ से आपको बता दें, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह के मुजस्मे पर बीजेपी का झंडा, मुजस्मे के मुंह पर बीजेपी का झंडा लपेटा गया है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के अराकीन में इस हवाले से गम, गुस्सा और नाराजगी पाई जा रही है। तो आपको बता दें, हापुड़ में चौधरी चरण सिंह के मुजस्मे पर बीजेपी का झंडा, मुजस्मे के मुंह पर बीजेपी का झंडा लपेटा गया है। इस हवाले से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के अरकान में काफी गम, गुस्सा और नाराजगी पाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, पतंग के कारोबार से जुड़े दुकानदार इन दिनों बाजार में आई महंगाई से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पतंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल महंगा हो गया है। इस वजह से मार्केट में पतंगों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो हमारे तो पूर्व बाप दादा से चलता रहता है, कम से कम 75 साल हो गए हमारे को यही दुकान पे। बताइए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा माहौल है? पिछले साल में 50-60% धंधा था, इस साल 70-80% हो जाएगा ऐसा लगता है। अभी मार्केट अच्छा है, थोड़ा अगले साल करता अच्छा है मार्केट। दौरे की बात करें और जो पतंग है उसकी बात करें तो भावों में क्या बढ़ोतरी हुई है? भाव में 15-20% कच्चे धागे पे बढ़ गया है सब, और वो जो पतंग में भी सब कमान जो लकड़ी आती है, कागज आता है, उसका भी भाव बढ़ गया है। उसके लिए अगले साल के मुकाबले इस साल भाव ज़्यादा है सबका। माहौल कैसा है? उत्तरायण का माहौल ऐसे तो अच्छा है, भाव बढ़े, माल की शॉर्टेज है। आगे तो क्या कोरोना क्या करता है, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं उस पर आधार रखता है। कितना % बढ़ोतरी हुई और खास क्या वजह है? खास वजह है रॉ मटेरियल्स की बढ़ोतरी है। कागज, वो कमान टड्डा जो उसको कामड़ी बोलती है ना, उसका भाव बढ़ गया है, इसलिए उसमें 20-25% की बढ़ोतरी है। धागे में किस प्रकार? धागे में मिल वाले ने 20 से 25% बढ़ा है पहले से। माल की शॉर्टेज है, अभी धागा भी मिलता नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है मिल वाले का। इस बार कितना बिजनेस होने की शक्यता है? 60-70% होगा बिजनेस। पिछले साल कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।